अब हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इसमें काइंडली देखिएगा, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें वो फॉर्म देख लें। हमने लिखा था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये हमारे पास अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास m बनता है और ये हमारे पास क्या बनता है, n बनता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो अगर हम इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग विद, ये हम इस तरह फॉर्म लिख दें, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई विच इज इक्वल टू क्या है, 0। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करें तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब यहां देखें, ये dx का कोफिशिएंट ये वाला आ रहा है ना, इधर dx का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, m आ रहा है, इसका मतलब m इसकी इक्वल है। इधर dy का कोफिशिएंट ये आ रहा है, इधर dy का कोफिशिएंट n आ रहा है, तो n इसकी इक्वल, मतलब यानी ये पूरे का पूरा कोफिशिएंट हम m के इक्वल ले सकते हैं और ये पूरे का पूरा कोफिशिएंट हम किसके इक्वल ले सकते हैं, n के इक्वल से। तो हम लोगों ने यहां पे क्या किया जी, वी टेक m किसकी इक्वल ले लिया जी, m इज इक्वल हमने ले लिया 3x स्क्वायर y प्लस 2 और n हम लोगों ने किसके इक्वल ले लिया जी, x क्यूब प्लस y के। अभी वाला, इसके बाद मैंने आपको क्या कहा था जी, आपने m का पार्शियल डेरिवेटिव किसके लिहाज से लेना है, आपने m का पार्शियल डेरिवेटिव y के लिहाज से लेना। अब एक होता है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, एक होता है पार्शियल डेरिवेटिव। अब इसमें देखिएगा प्लीज, ये हमारे पास है m डिपेंडेंट है, ठीक है, और ये x और y जो है ना, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा आते हैं ना, तो वहां पे आप लोग क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, अगर आप लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव x के लिहाज से लेना है ना, सपोज इसका मैं अगर पार्शियल डेरिवेटिव x के लिहाज से लेता हूं तो इसमें x वेरिएबल होगा और y क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव y के लिहाज से लेता हूं तो इसका मतलब इसमें y वेरिएबल होगा और x क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब जिस वेरिएबल के लिहाज से आप पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं वो वेरिएबल काउंट होगा और दूसरा क्या काउंट होगा, कांस्टेंट। अब हमने जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव y के लिहाज से लेना है, y के लिहाज से लेना है, तो डेफिनेटली इसके अंदर x कांस्टेंट कंसीडर करना है। इसका पार्शियल डेरिवेटिव हमने x के लिहाज से लेना है, तो इसका मतलब इसमें y को हम लोगों ने क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है। अब एक चीज देखिएगा, मैं अब इसको पार्शियल डेरिवेटिव ले रहा हूं, ये लिखते हैं पार्शियल m और पार्शियल y, पार्शियल m और पार्शियल y। अब इसमें मैंने क्या कहा था कि जब पार्शियल डेरिवेटिव y के लिहाज से आप लोगों ने लेना है तो इसमें x को क्या लेना है, आप लोगों ने कांस्टेंट। अब यहां सबसे पहली तो बात, ये 3x स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, ये है कोफिशिएंट, ये 3x स्क्वायर एज इट इज आएगा और आगे y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा और एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव ये 0 के इक्वल होता है। ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके इक्वल है, 0। ये जब ये मल्टीपल आ रहा था, ये लहदा कांस्टेंट, ये कोफिशिएंट को हम लहदा कर लेते हैं और वेरिएबल का डेरिवेटिव ले लेते हैं। फिर आगे आ जाए पार्शियल n और पार्शियल x, यानी n का पार्शियल डेरिवेटिव आपने किसके लिहाज से लेना है, x के लिहाज से लेना है। अब अगर आपने n का जब पार्शियल डेरिवेटिव x के लिहाज से लेना है, तो मैंने अभी अब थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि जब आपने पार्शियल डेरिवेटिव x के लिहाज से लेना है तो y को कांस्टेंट लेना है, ठीक है। तो अब मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लूंगा x के लिहाज से, तो इसके ऊपर पावर लगेगा ना, ये पावर नीचे आएगी 3x स्क्वायर बनेगा और इस y का डेरिवेटिव बेसिकली क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि इसमें x वेरिएबल था और y क्या था, कांस्टेंट। y का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इट मीन हमारे पास ये जो फाइनल आंसर आएगा वो अगर देखिएगा तो m का पार्शियल डेरिवेटिव जब आपने y के लिहाज से लिया है तो 3x स्क्वायर आ गया है और n का पार्शियल डेरिवेटिव जब आपने x के लिहाज से लिया है तो वो भी आपके पास क्या आ गया, 3x स्क्वायर आ गया। ये दोनों डेरिवेटिव जो आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो इट मीन ये हमें क्या है बताती है, एज पार्शियल m और पार्शियल y इज इक्वल टू किसकी इक्वल आ रहा है, पार्शियल n और पार्शियल x। तो अभी मैंने पहले आपको बताया था कि अगर ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव आपस में इक्वल हो तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, और अगर ये एग्जैक्ट हो तो ये आपस में इक्वल आता है। अब इसका मतलब हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है, क्योंकि अब ये दोनों चीजें आपस में इक्वल आ गई हैं। अगर ये दोनों चीजें इक्वल आ गई हैं तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ठीक है। इट शोज दैट इक्वेशन 1 इज एन exact differential equation
डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये सबसे पहले आप लोगों ने काम क्या करना होता है, मैंने एक तो एक चीज आपको बताई थी कि जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी तो आपको बताया नहीं जाएगी कि आप लोगों ने किस तरीके से इसको सॉल्व करें। आप लोगों ने खुद इसको ना यहाँ पे आइडिया लेना है कि आपको किस तरीके से करना है। आया सेपरेबल मेथड से करना है, हमेशा कोशिश करेंगे सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड सबसे पहले लगाने की। उसमें क्या तरीका होता है, उसमें एक्स वाली टर्म और वाई वाली टर्म्स अलग-अलग हो जाते हैं, लेकिन इसमें जितना मर्जी आप ट्राई कर लें एक्स और वाई वाली टर्म्स अलग-अलग नहीं। फिर जब सेपरेबल वाला मेथड यहाँ पे फुलफिल नहीं करा, फिर हमने किसकी तरफ जाना था, होमोजीनियस के। होमोजीनियस में मैंने कहा था कि जो भी यहाँ पे टर्म्स आ रही हैं उन सब की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ देखिए एक्स की पावर 2 आ रही है, यहाँ वाई की पावर 1 आ रही है, ये टोटल इसकी डिग्री कितनी आ रही है, 3 आ रही है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट आ गया है। कांस्टेंट आने की वजह से इसका मतलब ये होमोजीनियस नहीं है, यहाँ डिग्री सेम नहीं है। इस टर्म की डिग्री और है, इस टर्म की डिग्री और है। अब इसकी तरफ आ जाए, इसमें भी देखिए एक्स की पावर 3 है और यहाँ पे y की पावर 1 है, तो इसका मतलब इसकी पावर और है, इसकी पावर और है। इट मीन जब ये पावर सेम नहीं है तो इट मीन ये होमोजीनियस भी नहीं है। तो अगर आप यहाँ से कांस्टेंट खत्म भी कर दें, इधर तो कांस्टेंट है नहीं, तो ये हमारे पास रिड्यूसिबल होमोजीनियस भी नहीं बनती। मतलब ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन से भी सॉल्व नहीं हो रही, होमोजीनियस से भी नहीं हो रही, रिड्यूसिबल होमोजीनियस से भी नहीं हो रही। तो अब एक नया मेथड हम लोगों ने कौन सा यूज किया है, वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने इसको m लिया, इसको आपने n लिया, m का पार्शियल डेरिवेटिव आपने y के लिहाज से लेना है और n का पार्शियल डेरिवेटिव आपने किसके लिहाज से लेना है, x के लिहाज से। और अगर ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव आपस में इक्वल आ जाएं तो इक्वेशन 1 क्या बन जाती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है, यानी एग्जैक्ट के बाद इसका सोल्यूशन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसका तरीका मैं मोस्टली बच्चों को ये बताता हूँ, अगर याद रखने वाला काम हो, सही है। टेक्निक जो मैं बच्चों को बताता हूँ, ये आपको इक्वेशन नंबर 1 नजर आ रही है, इसको ही आप लोगों ने सॉल्व करना है ना। तो आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं। इसका मतलब ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मैं अगर इसको सपोज इंटीग्रेट करूं, मैं ये रफ सा वर्क कर रहा हूं, इसको प्लीज देख लीजिएगा। मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूं, इसका मतलब यहां पे मैं इंटीग्रल अप्लाई करूंगा, यहां पे भी मैं क्या करूंगा, इंटीग्रल अप्लाई करूंगा, इधर भी मैं इंटीग्रल अप्लाई करूंगा। अब यहां थोड़ी सी बात देखिएगा प्लीज, इसको ध्यान से देखिएगा, ये रफ सा वर्क मैं भी फिलहाल कर रहा हूं। देखिए मैं इसका इंटीग्रल किसके लिहाज से लूंगा, ये देखिएगा प्लीज, इस पूरे इस फंक्शन का इंटीग्रल किसके लिहाज से, एक्स के लिहाज से। इस पूरे का इंटीग्रल किसके लिहाज से, y के लिहाज से। यानी ये इंटीग्रल x के लिहाज से लिया, ये इंटीग्रल y के लिहाज से लिया, बाद में दोनों का क्या किया हम लोगों ने, सम लिख लिया। एंड यू नो जीरो का इंटीग्रल बेसिकली क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो जीरो का इंटीग्रल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इट मीन यानी हमने m को, ये हमने m लिया होता ना, m को इंटीग्रेट करना है x के लिहाज से, n को इंटीग्रेट करना है y के लिहाज से, और बाद में इन दोनों टर्म्स को हम लोगों ने क्या करना है, ऐड करना है, और वो किसकी इक्वल आ जाना है, कांस्टेंट की इक्वल आ जाना है। ये वाला अब हम लोगों ने काम करना है, ये प्लीज ध्यान से देखिएगा, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो ये आइडिया आपको यहां से मेन डिफरेंशियल इक्वेशन से हो जाएगा। अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये तरीका जो अभी मैंने आपको बताया है, ये आप लोगों ने कब यूज करना है, तब यूज करना है जब हमारे पास ये इक्वेशन कौन सी होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब हम लोग क्या करेंगे जी, m को किसके लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे जी, x के लिहाज से, सही है। और n को इंटीग्रेट करेंगे किसके लिहाज से जी, y के लिहाज से। मैं आपको पहले बता चुका हूं, m को इंटीग्रेट करना है किसके लिहाज से, x के लिहाज से, और n को इंटीग्रेट करना है किसके लिहाज से, y के लिहाज से। अब यहां इंटीग्रेशन प्लीज कीजिएगा, m की इंटीग्रेशन प्लीज। m हमारे पास कौन सा फंक्शन है, 3x² + 2, ठीक हो गया। इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है जी, n की इंटीग्रेशन किसके लिहाज से करनी है, ये n है आपके पास, x³ + y, और यहां पे आपके पास क्या रहा है, dx, सॉरी dy। इसकी इंटीग्रेशन किसके लिहाज से आई जी, x के लिहाज से, और इसकी इंटीग्रेशन किसके लिहाज से आई है, y के लिहाज। अच्छा, ये पार्शियल डेरिवेटिव में देखे ना, जब हम पार्शियल डेरिवेटिव x के लिहाज से लेते हैं तो हम x को वेरिएबल लेते हैं, बाकी चीज़ों को क्या लेते हैं, कांस्टेंट, यानी y को कांस्टेंट ले लिया। फिर y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लिया, तो इसका मतलब y को वेरिएबल लिया और x को क्या लिया, कांस्टेंट लिया। इंटीग्रेशंस के अंदर भी यही है, अगर डिफरेंशियल आपका x के लिहाज से ना, यानी dx मौजूद है, इसका मतलब इस पूरे इंटीग्रल के अंदर x आप वेरिएबल लेंगे और y को आप क्या लेंगे, एज ए कांस्टेंट, मतलब उसको आप कंसिडर नहीं करेंगे,
उसको y को एज ए कांस्टेंट आप लोग लेंगे। इट मीन इस सारे की इंटीग्रेशन आप लोगों ने किसके लिहाज से लेनी है, x के लिहाज से लेनी। इसी तरह जब आप n को इंटीग्रेट करेंगे y के लिहाज से, इट मीन जब आपने डिफरेंशियल y के लिहाज से लिया तो इसमें इसका मतलब है y वेरिएबल लेना आप लोगों ने, x को एज ए कांस्टेंट कंसीडर करना। अब मैं x के लिहाज से जब इसकी इंटीग्रेशन करूंगा, यू नो ये अलग-अलग इंटीग्रेशन होगी। ये प्लीज देखिएगा, ये 3 एज इट इज आएगा, ये बीच में ये x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे y एज इट इज आएगा। अब देखिए ये 3 और y ये तो कांस्टेंट है, इनको तो हम लोगों ने नहीं, हमने सिर्फ इंटीग्रेशन किसकी करनी है, x स्क्वायर की। और इस x स्क्वायर के ऊपर कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल लगेगा। पावर रूल के मुताबिक पावर में 1 ऐड करते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर में 1 ऐड करेंगे, x क्यूब ओवर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2, एंड यू नो 2 के साथ कुछ भी नहीं है तो 2 के साथ 1 है, और 1 की इंटीग्रेशन x के लिहाज से क्या होती है, x ही होती है। सही है। अब बेशक यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 लिख दें। फिर अब नीचे आ जाए, n इंटू डी वाई, इसकी इंटीग्रेशन आप लोगों ने करनी है, ठीक है। अगर इसको ऊपर वाले को आप सिंप्लीफाई भी कर लें, यहां से 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा x क्यूब वाई प्लस 2x और प्लस यहां पे आपके क्या आएगा c1। ये ऊपर वाले के। नीचे वाले की इंटीग्रेशन अगर आप देखें तो ये इसकी इंटीग्रेशन अगर आप देखें, इसकी इंटीग्रेशन किसके लिहाज से करनी है, y के लिहाज से। एक्स क्यूब कांस्टेंट है, एक्स क्यूब के साथ क्या आएगा, यहाँ पे 1, क्योंकि एक्स की अदा करनी है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब के लिहाज से, डी वाई के लिहाज से, सॉरी। तो एक्स क्यूब अलहदा आएगा, तो 1 की इंटीग्रेशन वाई के लिहाज से वाई, 1 की इंटीग्रेशन वाई के लिहाज से वाई आ जाएगी, प्लस और वाई की इंटीग्रेशन वाई के लिहाज से क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आप c2 लिख लें। अब देखिए मैंने m को इंटीग्रेट किसके लिहाज से कर लिया है, x के लिहाज से इंटीग्रेट कर लिया है, n को किसके लिहाज से इंटीग्रेट किया है, y के लिहाज से। यहाँ पे भी मैंने आपको यही कहा था कि इसको इंटीग्रेट x के लिहाज से करना है, इसको इंटीग्रेट y के लिहाज से करना है। अब ये हो चुके हैं। उसके बाद मैंने क्या कहा था, इन दोनों को आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों इंटीग्रल्स को आपने ऐड करना है और कांस्टेंट के इक्वल। अब आपने क्या किया जी, m की इंटीग्रेशन किसके लिहाज से की है, x के लिहाज से, और n की इंटीग्रेशन किसके लिहाज से की है, y के लिहाज से। एंड पे आप लोगों ने इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, इसको और इसको ऐड करना है। अच्छा इसमें एक बात थोड़ी सी याद रखनी है, जब आप इन दोनों को ऐड करना है ना, तो जो सेम टर्म्स आ रही हैं, जो दोनों में सेम टर्म्स आ रही है, कॉमन टर्म्स आ रही है, उनको एक दफा लिखना है। अब देखिए इसमें एक टर्म आ रही है x क्यूब वाई प्लस 2x प्लस c1, इसमें कौन सी आ रही है, x क्यूब वाई प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2 प्लस c2। मुझे बताएं इसमें ये x क्यूब वाई आ रही है ना, पहले के अंदर भी, इसमें भी हमारे पास x क्यूब वाई आ रही है। अब ये टर्म दोनों में आ रही है, इसका मतलब जब हम लोगों ने सम लिखना है ना, तो इस टर्म को हमने एक दफा लिखना है, 2 दफा नहीं लिखना। तो इट मीन एंड में जब मैं इसका सोल्यूशन लिखूंगा तो मुझे क्या लिखना चाहिए, x क्यूब वाई, ठीक है, प्लस 2x प्लस सपोज मैं यहाँ पे c1 लिख लेता, सही है c1। और ये अगला हमने क्या काम करना था, क्योंकि ये x क्यूब वाई ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, सिर्फ मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, वाई स्क्वायर ओवर 2, और आगे यहाँ पे प्लस c2। इधर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने कौन सा लिखना था, c3। सही है। तो इट मीन आप इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, x क्यूब सॉरी सिंप्लीफाई करेंगे, x क्यूब प्लस वाई प्लस 2x आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2, ये c1 और c2 ऐड हो जाएंगे, उस साइड पे जाके माइनस हो जाएंगे, तो उसमें से वो कांस्टेंट हम निकाल लेंगे। ये दोनों सम, इन दोनों कांस्टेंट का सम उस कांस्टेंट से माइनस हो गया, एक नया कांस्टेंट आएगा, उस नए कांस्टेंट को हम किसका नाम दे देते हैं, c का। लेकिन मैं मोस्टली जिस तरह करता हूं, आप बेशक ये c1 और c2 ना लिखें, सिर्फ इस चीज को लिखें और इस चीज को लिखें, और एंड पे इन दोनों का सम लेके किसके इक्वल लेते हैं, कांस्टेंट के इक्वल लेते हैं। सही। अब ये एक और चीज यहां मैं आपको समझाना चाहता हूं जो आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो वो प्लीज देखिएगा, ये प्लीज ध्यान से इसको देखिएगा। एक तरीका तो ये है ना कि आप इसको m के लिहाज से इंटीग्रेट करें, इसको n के लिहाज से इंटीग्रेट करें, आपने इंटीग्रेट करके एंड पे जो कॉमन टर्म्स आ रही है उसको एक दफा लिख दिया। एक और आसान तरीका इसका ये है, करना यही है, इंटीग्रेशन m की इंटीग्रेशन x के लिहाज से करनी है, n की इंटीग्रेशन y के लिहाज से ही करनी है आपने ही। लेकिन अब यहाँ पे एक आसान तरीका और क्या कर सकते हैं, अगर आपने पहले x के लिहाज से इंटीग्रेट किया है ना, x के लिहाज से इंटीग्रेट किया है, तो फिर y के अंदर एक आपने चेंज लेके आना है। y के अंदर चेंज क्या लेके आना है, अगर आपने पहले x के लिहाज से इंटीग्रेट किया है ना, तो इसके जो y वाली टर्म जो इसके जिसमें आप y के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे, इसके अंदर ये जो x वाली टर्म है ना, ये वाली x वाली टर्म आप खत्म कर दें।
अगर ये आप एक्स वाली टर्म खत्म करें तो मुझे बताएं ये वाई खत्म, ये एक्स क्यूब ये हमारे पास आ जाएगा, तो इट मीन सिर्फ वाई बच जाएगा, वाई स्क्वायर ओवर 2 प्लस c2, ये इसका आंसर आएगा। यानी कि मैं फिर बता रहा हूं, अगर आप x के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें से x वाली टर्म आपने छोड़ देनी है, और अगर आप पहले y के लिहाज से इंटीग्रेट करते हैं तो इसमें से y वाली टर्म, यानी अगर आप x के लिहाज से करेंगे तो इसमें से x वाली टर्म छोड़ देंगे, और अगर आप पहले y के लिहाज से इंटीग्रेट करते हैं तो इसमें से आप x वाली टर्म क्या कर दें, छोड़ दें। अब देखिए सिर्फ y बच गया था ना, y बच गया था, y की इंटीग्रेशन क्या थी, y स्क्वायर ओवर 2 प्लस c2। तो अगर आप देखें ये आंसर आप लिखते हैं, क्या आंसर लिखना था, x क्यूब y प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2, यही आना था ना सारे का सारा। इसका मतलब है वो हमने उसको पूरे को इंटीग्रेट कर लें तब भी आंसर वही आना है। और अगर हम ये वाली टेक्निक यूज करें कि अगर हम इसको पहले x के लिहाज से इंटीग्रेट करें तो इसमें से x वाली टर्म छोड़ दें, और अगर इसको पहले इंटीग्रेट करें तो इसमें से y वाली टर्म को क्या कर दें, छोड़ दें, तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो आपके पास बड़े बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, बड़े मुश्किल से इंटीग्रेशन भी आएंगे, तो उसमें आपके लिए ये बड़ी चीज़ हेल्पफुल होगी कि आप पहले x के लिहाज से इंटीग्रेट देख लीजिएगा, क्या मुझे x के लिहाज से मैं पहले इंटीग्रेट करूं तो वो आसान है, या y के लिहाज से पहले इंटीग्रेट करूं वो आसान है। तो अगर x के लिहाज से इंटीग्रेशन आसान है तो आप पहले x के लिहाज से कर लें, और अगर y के लिहाज से इंटीग्रेशन आसान है तो आप फिर y के लिहाज से कर लें। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये सेकंड प्रॉब्लम है हमारा ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस का। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस में मैंने आपको फॉर्म यही बताया थी कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, इस तरह के फॉर्म। लेकिन ये इस तरह लिखने से मुराद ये नहीं है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को देखने के लिए कि आया एग्जैक्ट है या नहीं है, प्रॉपर पूरा प्रोसेस करना पड़े, ये सिर्फ इस शेप में लिखी हुई इक्वेशन। एनीहो, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम लोगों ने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहली बात वही कि या तो ये सेपरेबल से होगी, या होमोजीनियस है, या ये रिड्यूसिबल होमोजीनियस है, या एग्जैक्ट से। और पिछले प्रॉब्लम में आप सारी चीज़ें बता चुका हूँ, ये एग्जैक्ट वाला डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से हो जाएगी। हमने क्या किया जी, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। हमने इन इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर किया, यानी यहाँ पे dx का कोफिशिएंट m आ रहा है, यहाँ पे dx का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, m आ रहा है। तो इस कोफिशिएंट और इस कोफिशिएंट को आपस में कंपेयर कर दिया, dy और dy के कोफिशिएंट्स को आपस में कंपेयर कर दिया। इसका मतलब m हमारे पास ये चीज़ आ गई है, ये m हमारे पास आ गया, और ये हमारे पास क्या आ चुका जी, n आ चुका। तो मैं आपको बताया था कि जो dx के साथ हमारे पास फंक्शन है ना, उसका पार्शियल डेरिवेटिव आपने y के लिहाज से लेना है, यानी इसका पार्शियल डेरिवेटिव किसके लिहाज से ले रहे हैं, y के लिहाज से, यानी dx वाले का पार्शियल डेरिवेटिव y के लिहाज से, और जो dy के साथ आ रहा है उसका पार्शियल डेरिवेटिव आपने किसके लिहाज से लेना है, x के लिहाज से लेना है। तो अब मैं क्या करूंगा जी, m हम लोगों ने लिया, अब m का पार्शियल डेरिवेटिव हम लोगों ने लेना है किसके लिहाज से जी, y के लिहाज से। अब इसमें थोड़ी सी बात तो जो सुनिएगा, मैं बताया था आपको कि अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव y के लिहाज से ले रहे हैं तो y वेरिएबल है और x क्या है, कांस्टेंट है, और अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव x के लिहाज से ले रहे हैं तो x वेरिएबल है और y क्या है, कांस्टेंट है। तो अब हमने जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव y के लिहाज से लिया है, y के लिहाज से लेना है, तो इट मीन इसमें x क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और आप प्लीज यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास कौन सी सेकंड टर्म है, और ये हमारे पास कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म। तो हम लोगों ने इस फर्स्ट टर्म का क्या करना है, पहले जी इसका डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। तो इसमें आप प्लीज मुझे बताइएगा, इसमें y इन्वॉल्व है, ये e की पावर x y, इसमें भी y इन्वॉल्व है, लेकिन ये कांस्टेंट है। इसका मतलब इन दोनों टर्म्स के अंदर, ये जो दोनों टर्म्स आ रही हैं इसके अंदर y इन्वॉल्व है, इसमें y इन्वॉल्व नहीं। और ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो उनके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक क्या करेंगे जी, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो इसमें दो काम करते हैं आप लोग, ये पूरे का पूरा फंक्शन एज इट इज, e की पावर x y एज इट इज, और फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं, यानी इसकी पावर क्या आ रही है, x y। अब आपने डेरिवेटिव किसके लिहाज से लेना है, y के लिहाज से लेना है। इसका मतलब जब मैं x y का डेरिवेटिव लूंगा, y के लिहाज से लूंगा, तो इट मीन x कांस्टेंट है और y का y के लिहाज से डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सिर्फ पीछे बच क्या जाएगा जी, x बच जाएगा, यानी x y का ये जो पावर आ रही है उसका फर्दर डेरिवेटिव आपने लिया, x एज इट इज आया, और इस y का डेरिवेटिव क्या है, 1, तो सिर्फ x बच गया, तो मैंने डायरेक्ट x लिख दिया। फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज, अब ये सेकंड फंक्शन मैंने एज इट इज लिखा,
और फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया, y का डेरिवेटिव y के लिहाज से कितना होता है, 1 होता है, तो वो 1 मैंने लिख दिया। ये हमारे पास क्योंकि x की फॉर्म में था और ये मल्टीपल फॉर्म में था, इसको हमने अलग करके लिख दिया, तो मैंने ब्रैकेट्स के अंदर ये प्रोडक्ट लगाया माइनस ये 2 एज इट इज। अब यहां फिर देखिएगा प्लीज, ये वाली जो टर्म आ रही है सिर्फ इसमें y इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें भी y नहीं है, इसमें भी y नहीं है, तो इसमें सिर्फ y आ रहा है 2 एज इट इज। इसको मैंने ब्रैकेट्स के अंदर लिखा e की पावर x y एज इट इज, और ये अभी आपको मैं समझाया कि ये x y का फर्दर डेरिवेटिव आपने लेना है, तो x एज इट इज y का डेरिवेटिव 1, सिर्फ x बच गया, और साथ ही ये sin 2x एज इट इज। और यू नो ये 2x आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, ये 0 होगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 2x, क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव y के लिहाज से ले रहे हैं। जब y के लिहाज से लेते हैं तो x कांस्टेंट लेते हैं, ये हमारे पास है। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया जी, ये cos 2x को एक दफा इसके साथ पूरी इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, ये बाहर जो cos 2x आ रहा है, इस cos 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ अरेंज करके लिख दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे अरेंज करके लिख दिया, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ अरेंज करके लिख दिया। अब अगला काम, ये m का पार्शियल डेरिवेटिव हमने y के लिहाज से ले लिया, इसमें अब ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं होती, ये हमारे पास और टर्म है, ये और टर्म है, ये और टर्म, ये तीनों डिफरेंट टर्म्स हैं, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होती, ये फाइनल इसका आंसर। अब हमने क्या करना है जी, ये हमारे पास ये n पड़ा हो, अब इस n का पार्शियल डेरिवेटिव किसके लिहाज से लेना है, x के लिहाज से लेना है। जब आपने n का पार्शियल डेरिवेटिव x के लिहाज से लेना है, तो अब यहाँ प्लीज मेरी बात तो जो सुनिएगा, इसमें क्या क्या हो रहा है, यहाँ इसमें भी x आ रहा है, ये e की पावर x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, और इसमें भी आपके पास x आ रहा है, इसका इन तीनों टर्म्स के अंदर x आ रहा है, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। और प्रोडक्ट रूल के लिए लाजमी नहीं है कि सिर्फ 2 ही टर्म्स हो, जितनी मजीद टर्म्स हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, प्रोडक्ट रूल लग जाता है। और प्रोडक्ट रूल का तरीका क्या होता है कि आपने हर टर्म को 1 बाय 1 क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना। इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये दोनों कांस्टेंट, फिर इसको डिफरेंशिएट करना है तो पहले और आखिरी कांस्टेंट, और अगर फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना है तो सेकंड और थर्ड क्या होंगे, कांस्टेंट लेंगे। तो इसका मतलब है हमने तीनों टर्म्स को 1 बाय 1 क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो यहां मैंने वही काम किया जी, देखिए x इंटू ई की पावर एक्स वाई, ये x और e की पावर एक्स वाई, इन दोनों को एज इट इज लिया, इसको डिफरेंशिएट किया, और cos 2x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 2x, माइनस साइन 2x, और फिर आगे ये साइन 2x, ये इसका एंगल 2x आ रहा है, 2x का डेरिवेटिव क्या था 2, इधर लिखने के बजाय मैंने पहले लिख दिया, डायरेक्ट कर दिया, यानी कि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x आया, फिर आगे एंगल 2x का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया, प्लस। अब पहले देखिए, अब इसको डिफरेंशिएट किया, इन दोनों को एज इट इज छोड़ा था, अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज छोड़ देंगे, फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज छोड़ा, और दरमियान वाली को हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, e की पावर एक्स वाई, e की पावर एक्स वाई एज इट इज। अब आपने डेरिवेटिव x पावर का, x y का डेरिवेटिव x के लिहाज से लेना है ना, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और पीछे y बच जाएगा, तो सिर्फ मैंने y लिखा और cos 2x एज इट इज। अब तीसरा काम क्या है, इन दोनों को हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, ये अब दोनों एज इट इज आ जाएंगे, तो x का x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, ये सेकंड और थर्ड टर्म एज इट इज आ जाएगी, और -3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा n के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव है। अब मैंने थोड़ा सा इसको अरेंज कर दिया, यानी जिस तरह इक्वेशन नंबर 3 लिखी इस तरह ही मैंने इसको अरेंज कर दिया। इक्वेशन नंबर 3 में एक्स वाई ई की पावर एक्स वाई cos 2x पहले आ रहा था, तो ये देखिए इसको अगर मैं अरेंज करूं, एक्स वाई ई की पावर एक्स cos 2x वाई, इसको मैंने पहले लिख दिया, फिर इसमें e की पावर एक्स वाई cos 2x आ रहा था, तो मैंने इसको सेकंड पे लिख दिया, इसकी जो टर्म आ रही है, और इसको मैंने एंड पे लिख दिया। तो अगर अब आप इक्वेशन नंबर 3 और 4 को देखें तो इनकी जो राइट साइड है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो जब दो इक्वेशन की राइट साइड सेम आती है तो इसका मतलब उनकी लेफ्ट साइड आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा जी फ्रॉम 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 को इसको नाम दे दिया जी, 3 और 4 को। दो आप देखें, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल आ गए। तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल आएंगे, पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल आएंगे तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 कौन सी इक्वेशन होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो इट मीन ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 कौन सी इक्वेशन है जी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। यानी ये अगर ये चीजें इक्वल होंगी तब ये एग्जैक्ट है, अगर ये इक्वल नहीं होते एग्जैक्ट आपस में इक्वल एग्जैक्ट भी नहीं होंगे। अब उससे अगला काम क्या था, मैंने आपको कहा था कि इसको आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को इंटीग्रेट करना है। तो मैंने एक शॉर्टकट तरीका आपको बताया था कि आप इसको इंटीग्रेट करें, ये रफ सा वर्क बता रहा हूं, इधर इसका इंटीग्रल डाल लें, यहाँ इंटीग्रेशन करनी थी, मतलब इसको आपने इंटीग्रेट किसके लिहाज से करना है, x के लिहाज से dx,
और इसको इंटीग्रेट किसके लिहाज से करना है, y के लिहाज से। ये हमने m लिया हुआ था, m को इंटीग्रेट करना है x के लिहाज से, n को इंटीग्रेट करना है किसके, y के लिहाज से। और इधर भी जब आपने इंटीग्रल डालना था तो जीरो का इंटीग्रल क्या आना था, कांस्टेंट। इसलिए हमने अलग-अलग हम लोगों ने यहाँ पे इंटीग्रेट किया। अब एक और चीज मैंने आपको समझाई थी कि आप लोगों ने इंटीग्रेशन जब करनी है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि पहले आप m की इंटीग्रेशन x के लिहाज से कर लें, बाद में n की इंटीग्रेशन y के लिहाज से कर लें, y के लिहाज से कर लें, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। या n की इंटीग्रेशन पहले y के लिहाज से कर लें, n है ना, n की इंटीग्रेशन y के लिहाज से कर लें और बाद में m की इंटीग्रेशन x के लिहाज से कर लें। लेकिन यहां पे आप लोगों ने करना क्या है, यहां चेक कर लेना कि किसकी इंटीग्रेशन इजी है। मैं जब यहां पे x के लिहाज से इंटीग्रेट करूंगा ना, तो यहां पे बच्चों देखो ये इसमें भी x आ रहा है, यहां भी x आ रहा है, तो यहां पे हमें बाय पार्ट्स लगाना पड़ जाना। ये बाय पार्ट्स, ये दोनों फंक्शन मल्टीपल फॉर्म में आ रहे हैं, तो ये बाय पार्ट्स लगाना पड़ जाना। फिर यहां दोबारा ये बाय पार्ट्स लगाना पड़ जाना है। अगर मैं पहले इंटीग्रेट x के लिहाज से कर लूँ तो फिर बाय पार्ट्स, यहाँ पे ये दोनों के अंदर x इन्वॉल्व हो रहा है। इट मीन इसकी इंटीग्रेशन मुश्किल। अब इसकी तरफ आ जाए, इसकी इंटीग्रेशन मैंने y के लिहाज से लेनी है ना, इसका मतलब इसमें y नहीं है, इसमें भी y नहीं है, इसके साथ वन में चले वन की इंटीग्रेशन y के लिहाज से आएगी, सिर्फ इसमें y आ रहा है, ये वाली टर्म y आ रही है। इसका मतलब इसकी इंटीग्रेशन जो है ना वो बहुत आसान है, उसमें बार 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 पार्ट्स लगाना पड़ना था 2 दफा और उसको सिंप्लीफाई करना फिर मुश्किल काम था। इसलिए ये इजीएस्ट इंटीग्रल ये वाला है, इसलिए हम पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं और बाद में उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इट मीन मैं पहले n को इंटीग्रेट करता हूं किसके लिहाज से जी, y के लिहाज से। n को इंटीग्रेट किसके लिहाज से किया, y के लिहाज से। अब आपने क्या किया जी, n की इंटीग्रेशन y के लिहाज से लिखी, x एज इट इज। अब y सिर्फ इसके अंदर इन्वॉल्व था, तो मैंने आपको बताया था कि जब आपने इंटीग्रेशन करनी है तो इंटीग्रेशन के अंदर जब आपने y के लिहाज से इंटीग्रेट करना है तो इसमें y को ही वेरिएबल लेना है, बाकी को आपने एज ए कांस्टेंट उसको लेना। इट मीन ये x एज इट इज। e की पावर x y की इंटीग्रेशन क्या होगी बताएंगे। e की पावर x y की इंटीग्रेशन अगर आप यहां देखें तो ये बेसिकली ये इस तरह होता है, e की पावर x y की इंटीग्रेशन होनी चाहिए। तो यू नो ये पावर का डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए, x y का डेरिवेटिव साथ y, यानी x y का डेरिवेटिव y के लिहाज से वो x बनता है, यहाँ x मौजूद होना चाहिए। इसका x से मल्टीप्लाई करना था, x से डिवाइड करना था, जब इसका फाइनल आंसर आना था ये 1 ओवर x एज इट इज आ जाना था। और ये क्योंकि डेरिवेटिव कंप्लीट कर रहा था, ये सिर्फ e की पावर x y बच जाना था, इसका इंटीग्रल आ जाना था e की पावर x y ओवर x आ जाना। अब इतना लंबा चौड़ा काम करने के बजाय हम लोग डायरेक्टली काम क्या करते हैं, सीधा सीधा प्रोसेस कर रहा है। आप लोगों ने e की पावर x y को एज इट इज लिखा, जो उसकी पावर का डेरिवेटिव आ रहा है ना। अब यहाँ 2 चीजें मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसका वैसे डेरिवेटिव ले रहे थे जिस तरह हमने वहां पे किया, जब यहाँ पे डेरिवेटिव आप ले रहे थे, डेरिवेटिव ले रहे थे, तो वो जो पावर का डेरिवेटिव था उसे हमने मल्टीप्लाई किया, पावर के डेरिवेटिव से क्या किया, मल्टीप्लाई किया डेरिवेटिव्स के अंदर। इंटीग्रेशन के अंदर क्या करना है, जो पावर का डेरिवेटिव आ रहा है उससे डिवाइड करना है, यानी डेरिवेटिव में पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देना है और इंटीग्रेशन में आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। इसका मतलब एक्स वाई का अगर आप डेरिवेटिव लें वैसे डेरिवेटिव पावर का डेरिवेटिव क्योंकि साथ होना चाहिए, तो वो सिर्फ एक्स आता था, एक्स हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये cos 2x एज इट इज आ गया, -3 एज इट इज आ गया, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 की इंटीग्रेशन y के लिहाज से y बन गया। अब अगला x और x को हमने कैंसिल कर दिया, ये e की पावर x y cos 2x -3y आया। अब अगला काम मैंने आपको क्या कहा था कि आप ये इसको पहले इंटीग्रेट करने का हमें फायदा क्या होगा। अगर आपने पहले y के लिहाज से इंटीग्रेट कर लिया है ना, इसका मतलब डेफिनेटली इसको x के लिहाज से इंटीग्रेट करना है। तो आपने करना क्या है, जब हमने y के लिहाज से इंटीग्रेट कर लिया तो अब इसको इंटीग्रेट करने से पहले क्या काम करें कि इसके अंदर जो y वाली टर्म्स आ रही हैं उनको एलिमिनेट कर दें, खत्म कर दें। अब देखें एलिमिनेट करने का क्या फायदा, ये इस पूरी टर्म के अंदर ये पूरी टर्म आ रही है, मुझे बताएं इसमें y इन्वॉल्व है ना, यहाँ पे y इन्वॉल्व है, ये पूरी टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, ये हमारे पास कौन सी है, ये सेकंड टर्म है, इसके अंदर भी y आ रहा है ना, इसके अंदर भी y आ रहा है, इसमें भी y आ रहा है, इसमें भी y, ये टर्म दोनों क्या कर दी, खत्म कर दी, ये दोनों खत्म कर दी, पीछे सिर्फ क्या बच गया 2x। तो यानी इसका मतलब जो y के बगैर टर्म्स होंगी उनको आप लोगों ने क्या कर लेना, इंटीग्रेट कर लेना। तो ये सिर्फ 2x बच गया था, 2x की इंटीग्रेशन मैंने की 2 एज इट इज, और x की इंटीग्रेशन क्या लिखी, x² / 2 = x²। ये m की इंटीग्रेशन की किसके लिहाज से की, y के लिहाज से। m की इंटीग्रेशन किसके लिहाज से की जी, x के लिहाज से। ये हमने m की इंटीग्रेशन की है, m dx, ठीक है।
तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन आई। इसको इक्वेशन नंबर बेशक क्या नाम दे दें जी, इसको 5 नाम दे दें, इसको अब नंबर 6 का नाम दे दें, सही है। और 5 और 6 को आप यूज़ करके फाइनल जनरल सोल्यूशन लिखेंगे। जनरल सोल्यूशन में मैंने आपको क्या कहा था कि इन दोनों को मिला के लिखना है। तो यहाँ भी हमारे पास एक फर्स्ट टर्म कौन सी आ रही है, एक्स स्क्वायर आ रही है, और e की पावर एक्स वाई कॉज ऑफ 2x लिखा माइनस 3y लिखा इज इक्वल टू एंड पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना था। ये हमारे पास फाइनल जनरल सोल्यूशन आ गया। अदरवाइज अगर आपको समझ ना आए तो आप इसको पूरे को इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको पूरे को इंटीग्रेट कर लें एक्स के लिहाज से, तो फिर भी यही बचो आंसर का ना। तो हम इतने लंबे चौड़े चक्कर में क्यों पढ़ें। तो बेहतर तरीका ये है कि आप उनमें से पहले सेलेक्ट करें कि किसकी इंटीग्रेशन ईजी है, उसको इंटीग्रेट कर लें। बेशक अगर वाई की इंटीग्रेशन पहले पॉसिबल है ईजी, तो वाई के लिहाज से इंटीग्रेट करें, बाद में एक्स के लिहाज से इंटीग्रेट कर लें, या पहले एक्स के लिहाज से कर लें बाद में वाई के लिहाज से कर लें। तो यहाँ पे पहले वाई के लिहाज से करना किया मैंने, और बाद में एक्स के करने का मुझे फ़ायदा हुआ। थैंक यू सो मच।